हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एएस। जी हाँ बच्चों, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। बेटा एएस 9 जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का एएस आपके पास है, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। सर इसका क्या मतलब? बेटा इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, वो ये है कि अगर मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं या मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे कब उसे एज अ सेल, या अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो कब मुझे एज अ उसको इनकम रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। वो कौन सा इवेंट होता है, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जब मुझे एज अ इनकम रिकॉर्ड करना चाहिए। ऑन द सेम टाइम आपके पास बहुत सी बार आप फाइनेंशियल प्रोवाइड कराते हैं, किसी को फाइनेंस का काम करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपके एसेट्स कोई बंदा यूज करता है तो आपको रॉयल्टी मिलती है, या आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड मिलते हैं। इन केसेस में भी हमें ये देखना होगा कि कब और कैसे इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा एएस 9। तो इसमें देखिए हमारे पास है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। AS 9 इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एंटरप्राइजेस, यानी कि AS को अप्लाई करना, उसको मानना, उसके रूल्स को फॉलो करना, ये सभी के लिए क्या है? मैंडेटरी है। AS 9 deal with the base for recognition of revenue in the statement of P&L of the enterprises. The standard is concerned with the recognition of revenue arising in the course of ordinary activity of the enterprises. तो आपके लिए जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी यानी कि जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, तो बिजनेस एक्टिविटी में आपका जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, जो भी रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं, उसे कब हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। अब आपके बिजनेस ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं? सेल ऑफ गुड्स अगर आप बिजनेसमैन हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, द यूज बाय अदर्स ऑफ द एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज, आपने किसी को फाइनेंस दिया, इंटरेस्ट मिलेगा, एसेट्स दी, रॉयल्टी मिलेगा, और अगर आपने कहीं शेयर्स वगैरह में पैसे लगा रखे हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इन सारे केसेस में हमें इनकम कैसे रिकॉर्ड करनी चाहिए ये हम यहाँ पढ़ेंगे। AS 9 not deal with the following aspect of the revenue recognition to which special consideration apply। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी AS जो होता है उसकी नॉर्मल रूलिंग ये होती है कि भाई वो सभी जगह अप्लाई होता है, प्रोवाइडेड अगर किसी स्पेसिफिक केसेस के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए आपको वो चीजें मिलेंगी जिनके लिए अलग से ऑलरेडी AS अवेलेबल है। जैसे आप देखिए तो भाई ये कहाँ अप्लाई नहीं होता? सर रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे लगता है AS 7, तो ऑलरेडी AS 7 लग रहा है ना, तो फिर 9 नहीं लगेगा। रेवेन्यू फ्रॉम हायर परचेज एंड लीज एग्रीमेंट, इस पे लगता है AS 19। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट एंड अदर सिमिलर सब्सिडीज, इसके लिए लगता है AS 12। रेवेन्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनी अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस पे अलग से IRDA के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं, वो ट्रांजैक्शन हैं जहां अलग से ऑलरेडी स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हैं, वहां ये एप्लीकेबल नहीं होता है। Now some of the example not included with the definition of the revenue for the purpose of AS 9। देखिए कई बार क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, वो ये कि वो किसी अदर इनकम को, है ना, या किसी अदर जनरेशन को वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू का पार्ट मान लेते हैं, है ना। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल ऐसे देखेंगे जो हमारी इनकम है ना, लेकिन वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। देखिए रियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ और अनरियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम होल्डिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स। क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है आपने फिक्स एसेट बेची, उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस उस पे ये एस एप्लीकेबल नहीं होगा, या आपने अपने एसेट्स का रीवैल्यूएशन करा, रीवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट उस पर भी ये आपका एस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स का रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, वो नॉन रिकरिंग नेचर का है। अच्छा सेम ऐसे ही रूल करंट एसेट्स पे भी है। Unrealized holding gain resulting from changing in the value of current assets and natural increase in the herds and agriculture and forest product। तो ध्यान रखिए कि आपके पास करंट एसेट्स पे भी यही रूल आपका एप्लीकेबल है। अगर आपने उसका रीवैल्यूएशन कराया या पड़े उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे आप मान लीजिए आपने स्टॉक का वैल्यूएशन करा और वैल्यू बढ़ गई,
हालांकि AS2 के हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन हम जब करते हैं तो कॉस्ट और NRV विच एवरेज लेस पे होता है, ठीक है, नॉर्मल रूल तो ये है। लेकिन अगर आप उस AS2 को फॉलो नहीं कर रहे हैं या बाय सम अदर रीजन आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पर भी हमारा AS9 एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी एप्लीकेबल नहीं है। रियलाइज एंड अनरियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग फॉरेक्स कंसिडर करते हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। देखिए ये आप AS11 में हम लोग पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या होता है बेटा कि आपने देखिए जैसे फॉरेन से कुछ गुड्स फॉर एग्जांपल आपने इंपोर्ट किया, जब इंपोर्ट करा तो $1 इक्वल टू 75 का था। बाद में जब आपको पेमेंट देने का नंबर आया तो $1 इक्वल टू 70 रह गया, तो आपको तो फायदा हो गया ना। तो आपने जो गुड्स मंगाया था फॉर एग्जाम्पल $1000 का, तो उस टाइम पे एक्सचेंज रेट 75 था, तो 75,000 का पेमेंट करना चाहिए। लेकिन जब आपने पेमेंट किया $70 का रह गया, आपको 5,000 कम पेमेंट करना पड़ा। ये एक तरह की हमारी अदर इनकम में रिकॉर्ड होता है, नॉट इन द AS9। An adjustment arising on the transaction of foreign currency financial statement। इसमें अगर आपको बताओ तो ब्रांच अकाउंटिंग में जब हम फॉरेन ब्रांच पढ़ते हैं ना बेटा, तो उसमें भी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये बोल रहा है उस पर AS9 नहीं लगेगा। रियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन एट लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट। क्या मतलब है, बड़ा आसान सा मीनिंग है भाई कि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी थी, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर को 1 लाख रुपए देना था, 95 में सेटलमेंट हो गया, 5,000 डिस्काउंट रिसीव है बेटा, न कि पार्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अनरियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम रीस्टेटमेंट। अच्छा ऊपर तो देखो रियलाइज गेन था भाई, आपने जब एक्चुअल पेमेंट कर दिया, और ये रीस्टेटमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी, तो आपने किसी लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करा और आपकी लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन से लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो ये आपका जो गेन है ये भी आपका AS9 के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर AS9 एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए सर, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं AS9 एप्लीकेबल फिर सर होता कब है। सो रेवेन्यू इट इज द ग्रॉस इनफ्लो। वर्ड पे ध्यान दें, ग्रॉस इनफ्लो लिखा हुआ है, आगे चल के काम आएगा। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल यानी कि डेटर और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ध्यान दें ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और फ्रॉम रेंटिंग ऑफ द सर्विसेज। यानी कि आप समझिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जब आप गुड्स को सेल करते हैं या आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आपकी एसेट्स को और कोई यूज करता है, तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड या आपकी रॉयल्टी, उसके बारे में बोल रहा है। So from the use by others of enterprise resources yielding interest, royalty, dividend, revenue is measured by charge made to customer। आपने कस्टमर के ऊपर कितना चार्ज लगाया वो आपका रेवेन्यू है। और क्लाइंट फॉर गुड सप्लाइड एंड सर्विसेज रेंडर्ड टू देम एंड बाय द चार्जेस एंड रिवॉर्ड अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द रिसोर्सेज बाय देम। तो बड़ा आपकी जो प्राइस है वो आपको बतानी पड़ेगी ना, हम कितना प्राइस इन सारी सर्विस के लिए ले रहे हैं या गुड्स के लिए ले रहे हैं, वो हमारा रेवेन्यू माना जाएगा। इन एन एजेंसी रिलेशनशिप द रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ कमीशन नॉट द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल एंड अदर कंसिडरेशन। देखिए समझिए आप, फॉर एग्जांपल आप एक डीलिंग करते हैं और आपका काम है वैसे प्रॉपर्टी डीलर का। आपने बेटा मान के चलिए कि किसी प्रॉपर्टी का डीलिंग करवाया, 1 करोड़ में डील हुआ है ना, 1 करोड़ में डील हुआ और आपका कमीशन अगर 1% है, तो 1 करोड़ का डील आपने कराया, आपका कमीशन 1% यानी कि 1 लाख रुपीज आपको मिलेंगे। तो आपके लिए रेवेन्यू क्या, एज अ ब्रोकर, तो बेटा एज अ ब्रोकर मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जो कमीशन है वही मेरा रेवेन्यू माना जाएगा। मैंने सौदा भले ही 1 करोड़ का करा दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे उसमें कमाई कितनी हुई, मेरा रेवेन्यू कितना बना। सर आपका रेवेन्यू बना ओनली अमाउंट रुपीज 1 लाख। तो ध्यान रखें मेरे लिए सिर्फ 1 लाख ही रेवेन्यू माना जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बात आ रही देखो सबसे पहले आपके पास सेल ऑफ गुड्स की, ठीक है। चलिए सर सेल ऑफ गुड्स। सो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और सर्विसेज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट एज टू परफॉर्मेंस सेट आउट इन बिलो पैराग्राफ आर सेटिस्फाइड। तो बोला नीचे जो कंडीशन दी हुई है अगर आपने वो सेटिस्फाइड कर दी है, प्रोवाइडेड दैट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इट इज नॉट अनरीजनेबल to expect ultimate
collection, and if at the time of raising of any claim it is unreasonable to expect the ultimate collection, revenue recognized should be postponed. देखिए पैराग्राफ को समझिए, बड़ा आसान। ये बोल रहा है कि जब आप कोई क्लेम रेज कर रहे हैं अपने कस्टमर के ऊपर, है ना, जब आप गुड्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो क्या अल्टीमेटली पैसा मिल जाएगा? अल्टीमेटली कलेक्शन सर्टन है? बिल्कुल सर, वो होना चाहिए। अगर अल्टीमेटली कलेक्शन सर्टन है, आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि हाँ सर पैसे आ जाएंगे, तो ही आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए आप एक बिजनेसमैन है, आपने अपने एक नॉर्मल कस्टमर, एक अच्छे कस्टमर को गुड्स बेचा, उसने कहा सर मैं महीने भर बाद पैसे दे जाऊंगा। बिल्कुल सर, पैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपने किसी कस्टमर को गुड्स सेल तो किया, ठीक है, लेकिन वो जो है आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा सा कोई गुंडा मवाली है, वो जबरदस्ती आपकी शॉप पे आया और ये मान के चलिए इलेक्ट्रिक शोरूम है, एसी उठा के ले गया आपके यहाँ से, क्या पैसे आएंगे? सर पता नहीं पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो अल्टीमेट कलेक्शन क्या है? अनसर्टन है ना, कि वो जो दादा भाई एसी उठा के ले गया जबरदस्ती हमारे यहाँ से, हमें पता ही नहीं है पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो उस केस में ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर अल्टीमेट कलेक्शन में अनसर्टनिटी है, मुझे पता नहीं है पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, देन वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, इट शुड बी पोस्टपोन अप टू द लिमिट ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हमें रेवेन्यू तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक कि वो पैसा नहीं मिल जाता, नहीं आ जाता, या उसके आने की सर्टेनिटी नहीं हो जाती, ठीक है। In a transaction involving the sale of goods, performance should be regarded as being achieved when the following condition have been fulfilled. तो भाई परफॉर्मेंस कब पूरी मान ली जाएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और आप ये मान के चलिए इसका क्वेश्चन आएगा ना, तो ये दोनों पॉइंट आपको लिख के आने है ना थ्योरेटिकल पार्ट में। The seller of the goods has transferred to the buyer the property in the goods. तो गुड्स में जो प्रॉपर्टी है वो सेलर ने बायर को ट्रांसफर कर दी हो फॉर अ प्राइस, और ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप, यानी कि बेटा ओनरशिप से रिलेटेड जो भी आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। तो सेलर ने क्या करा भैया, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो हैं वो पूरे बायर को ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। एंड द सेलर रिटेन नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द गुड्स। तो अब सेलर का गुड्स पे कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल अगर नहीं है, ट्रांसफर टू द डिग्री ऑफ यूजुअली एसोसिएट विद द ऑनरशिप। तो ऑनरशिप से रिलेटेड जो आपके राइट्स हैं सेलर के, वो सेलर ने किसको ट्रांसफर कर दिए हो, बायर को ट्रांसफर कर दिए, और सेलर ने कहा सर अब मेरे इस पे कोई राइट नहीं है, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि आपने अपना परफॉर्मेंस पूरा कर दिया है। नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, यानी कि किसी भी तरह की कोई सिग्निफिकेंट यानी कोई इंपॉर्टेंट, अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता, तो इस बात की कोई अनिश्चितता नहीं है, यानी कि इस बात में आपको कोई डाउट नहीं कि आपका पैसा आ जाएगा, आप बिल्कुल सर्टेन है कि हाँ सर पैसा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सो नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट विल बी डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो आपको अमाउंट को लेके कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है बेटा। तो जब ये दो काम पूरे हो जाए, क्या क्या, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने ट्रांसफर कर दिया हो और अमाउंट को लेके कोई भी आपके मन में अनसर्टेनिटी नहीं है, बिल्कुल सर ये अमाउंट है और ये हमको मिलेगा, ठीक है। तब आप अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए, तब आप एज अ रेवेन्यू अपने सेल्स को या अपने सर्विसेज की जो इनकम है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई सर्विसेज की, अब बात है बेटा देखो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यानी कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देखिए जैसे हम लोग कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग में है वो पूरा जैसे फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा सर लोन चाहिए, हमने कहा ठीक है सर लोन दिला देंगे। हमने कहा अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कराते थे, बोले नहीं कराते थे। मैंने कहा देख बेटा मैं तेरा पूरा काम करा दूंगा, सबसे पहले तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं ऑडिट कराऊंगा, फिर तेरी फाइल को मैं बैंक में लगाऊंगा, फिर वहां से तेरी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराऊंगा और तेरा लोन सैंक्शन करा दूंगा। मैंने कहा हम ये पूरा का पूरा पैकेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सर्विसेज हम देते हैं, तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। Revenue from service transaction is usually recognized as services performed. There are two methods of recognition of revenue from service transaction. तो सर्विस वाले केस में दो तरीके होते हैं बेटा, देखिए कौन कौन से बेटा। एक तो होता है proportionate completion method और एक होता है complete service contract method। देखिए
प्रोपोर्शनेट मेथड और कंप्लीट सर्विस मेथड में क्या है ये चीज आप समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोई सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कोचिंग की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है सर। अब कोचिंग की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इसमें फॉर एग्जांपल आपने फीस चार्ज करी है 10,000 रुपीज और आपको बच्चे को चैप्टर पढ़ाने हैं 10 चैप्टर पढ़ाने, 10,000 आपने सर्विस के बेसिकली चार्ज किए हुए हैं। अब इसमें से आपने ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट को 1,000 रुपीज ईच है ना, एक एक सब्जेक्ट की एक एक चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे हर एक चैप्टर का चार्ज 1,000 है और टोटल फीस 10,000 है, ठीक है साहब। आपके पास 10,000 आ गया। अब आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, 1,000 के इनकम को रिकॉर्ड कर लो। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया, अगेन 1,000 और रिकॉर्ड कर लो। 3 कंप्लीट किया, फिर से 1,000 रिकॉर्ड कर लो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोपोर्शनेट पार्ट में कंप्लीट होता जा रहा है, तो जैसे जैसे प्रोपोर्शनेटली आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते जा रहे हैं, उसके पार्ट्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं, आप उस इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए इसी एग्जांपल को हम बदल भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आया है ना, उसको लोन लेना, जो मैंने आपको बताया, हमने कहा सबसे पहले तो ऑडिट करेंगे, ऑडिट के बोले 8,000 रुपये लेंगे। नंबर 2 हम बैंक में आपकी फाइल वगैरह चार्ज करेंगे, वैल्यूएशन वगैरह कराएंगे, 5,000 उसकी लेंगे, है ना। तो ऑडिट करने के 8,000, बैंक में फाइल लगाने के 5,000 और बोला फाइनल सेटलमेंट वगैरह करने के 2,000 और लगते हैं। तो ये 3 पार्ट आपने करें, 8 and 5 and 2, टोटल फीस 15,000। अब आप यहाँ समझिए कि ये 3 चीजें अलग अलग आपको कंप्लीट करके देनी। क्लाइंट ने कहा भैया मैं पूरे पैसे जब भी दूंगा जब मेरा लोन पूरा सैंक्शन हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं दूंगा अलग अलग। तो आप समझिए आपने उसकी ऑडिट तो करा दी है ना, लेकिन बैंक में उसकी फाइल एक्सेप्ट नहीं हुई या किसी वजह से उसका लोन जो है सैंक्शन नहीं हुआ, तो क्या वो पैसे देगा? मना कर देगा। बोले सीए साहब आपको बोला था ना मेरा लोन सैंक्शन होगा तभी मैं पैसे दूंगा, वरना मैं पैसे नहीं दूंगा। तो बोले 8,000 तो मैं ऑडिट के भी नहीं दूंगा तुम्हारे को, ठीक है। तो आप समझिए ये सेकंड पार्ट है कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें बेटा 8,000, 5,000, 2,000 आपने अलग अलग फीस डिसाइड तो कर ली, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की फीस 15,000। लेकिन आप उस 15,000 रुपए की आपकी जो फीस आपको मिलेगी उसको तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब पूरा काम हो गया। आपने क्लाइंट का ऑडिट भी कर दिया, उसकी फाइल को बैंक में लगवा भी दिया, फाइनली सेटलमेंट भी कर दिया और उसके पास सैंक्शन का लेटर आ गया, मैसेज आ गया, बोले सर आपका लोन सैंक्शन हो चुका है, ठीक है साहब। अब आपका काम कंप्लीट हो गया, तो अब आप उस 15,000 की इनकम पूरा एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, इट इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ P&L proportionately with the degree of completion of service under a contract. Here performance consists of execution of more than one act, यानी कि एक से ज्यादा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना 10,000 रुपए फीस लिए और 10 चैप्टर पढ़ाने, एक एक चैप्टर पढ़ाते जाओ, 1,000 रुपए की इनकम को रिकॉर्ड करते जाओ, ठीक है। आपने बच्चे को ऑप्शन दे रखा है एक चैप्टर पढ़ेगा 1,000, 2 पढ़ेगा 2,000, ठीक है। Revenue is recognized proportionately by reference to the performance of the each act. इसमें देखिए एग्जांपल मैं आपको और भी बता सकता हूँ, जैसे आप समझिए आपने मान के चलिए जैसे डांडिया होता है ना, तो जब डांडिया आता है तो आपको पता है एक पास मिलता है पूरा, है ना। 3 दिन का डांडिया प्रोग्राम है और 3 दिन का पास मिलता है। फॉर एग्जांपल अपन ने वो डांडिया ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें आप देखिए कि डांडिया 3 दिन का था, है ना, और 3 दिन का टिकट आपने दिया 3,000 रुपए का, है ना, बड़ा महंगा डांडिया भाई। तो 3,000 का एक डांडिया प्रोग्राम आपने करवाया और 3 दिन का उसमें है, और उसमें 3 अलग अलग कूपन लगे हुए हैं। पहले दिन का एंट्री पास, दूसरे दिन का एंट्री पास और तीसरे दिन का एंट्री पास, है ना। और उसमें कंडीशन है आपके पास कि अगर डांडिया नहीं होता तो पैसे आपके वापस हो जाएंगे। अब आपने सबको पास भेज दिया 3,000 में, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। पहले दिन का आपका पूरा प्रोग्राम अच्छे से हो गया, ठीक है साहब। तो 3,000 रुपए पर पास है, 1,000 की इनकम आप रिकॉर्ड कर लो भाई। 3 दिन का इवेंट है, 3,000 का पास है। पहले दिन का इवेंट खत्म हो गया, 1,000 रुपए इनकम रिकॉर्ड कर ली। दूसरे दिन का इवेंट खत्म हो गया, 1,000 रुपए इनकम और रिकॉर्ड कर ली। तीसरे दिन बारिश पड़ गई, खत्म, वो डांडिया रास कौन खेले आएगा, तो कीचड़ हो गया, सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब क्या करें? तो आपने उनको बोला था कि जितने दिन का परफॉर्मेंस होगा उतने दिन के बेस आपको 1,000 रुपए सबको फिर रिफंड करने पड़ेंगे ना। तो इस केस में तो ध्यान रखिए, आप जो इनकम है पहले ही इनकम कितनी रिकॉर्ड करेंगे, 1,000 + 1,000, 2,000 की इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक होता है बेटा आपका कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ P&L ओनली व्हेन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड और सब्सटेंशियली कंप्लीटेड, यानी कि या तो पूरा ही आपने काम कर दिया हो या सब्सटेंशियली यानी कि लगभग पूरा काम आपने कंप्लीट कर दिया हो।
इन दिस मेथड परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल एक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे को क्लाइंट का लोन कराना है तो मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी करूंगा, उसके बाद मैं बैंक में उसकी फाइल भी लगाऊंगा, उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी कराऊंगा और फाइनल सेटलमेंट सब मैं करूंगा। तो इस पूरे के पूरे इवेंट को आप क्या मानेंगे, एक सिंगल इवेंट मान के चलेंगे, ठीक है। Alternatively, services are performed in more than a single act, and services yet to be performed are so significant in relation to the transaction taken as a whole that performance cannot be deemed to have been completed until the execution of those act। तो ध्यान रखिए, अगर उसमें अलग अलग पार्टीशन डिवाइडेड है बेटा, तो जब तक सारे पार्ट आपने एग्जीक्यूट नहीं कर दिए हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं मान सकते और इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। The completed services contract method is relevant to this pattern of the performance, and accordingly revenue is recognized when the sole or final act take place and the service become chargeable। देखो अब आप समझो ना, जो मैं आपको लोन वाला एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार, आपको कब राइट मिलेगा कि आप अपने क्लाइंट से पैसे मांग लो? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं आप बोलोगे अलाओ सर 8,000 रुपए दे दो, ऑडिट कर दी, उसने कहा सर बात हुई है लोन की, ऑडिट कर दी, अच्छी बात है, बैंक में फाइल लगाओ, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराओ, फाइनल सेटलमेंट कराओ, मेरे पास तो जब मैसेज आएगा बैंक का सर आपका लोन सैंक्शन, बस उसी दिन वकील साहब मैं आपको 15,000 रुपए दे दूंगा। तो आप तभी तो 15,000 मांगोगे ना, जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें रेवेन्यू फ्रॉम द सेल और सर्विस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट as to performance set out below paragraph are satisfied, provided that at the time of performance it is not unreasonable to expect ultimate collection। यानी कि आपको भरोसा है कि आपका क्लाइंट पैसे दे देगा भाई, है ना। तो एक तो अल्टीमेट कलेक्शन, तो एक चीज समझो ना आप, अगर आपका जो पैसा है उसके आने का आपको चांस लग ही नहीं रहा, तो फिर आप क्यों सेल रिकॉर्ड कर रहे हो? तो ये चीज तो आप माइंड में डाल लो कि हम एज ए रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करते हैं चीजों को जब अल्टीमेट कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। इफ एट द टाइम ऑफ रेजिंग एनी क्लेम इट इज अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन, अगर आपने सर्विसेज जब आप दे रहे हैं तो आपको लग रहा है, या गुड्स बेचे तब लग रहा है कि यार पता नहीं पैसे आएंगे नहीं आएंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन शुड बी पोस्टपोन। हालांकि इसमें शुड बी पोस्टपोन अप टू लिमिट ऑफ अनसर्टेनिटी होना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे भाई आपने किसी क्लाइंट का काम किया, यूं मान लो कि आपका साला ही है साहब, साले ने कहा जी लोन करा दो, मैंने कहा साला है तो पैसे देगा पता नहीं देगा मेरे को, चलो साहब कोई बात नहीं। तो साले को अपन ने बता दिया पूरा कि भाई इतना खर्चा आता है 15,000, है ना। साले ने कहा लो साहब जीजा जी 5,000 रुपये तो रख लो, ठीक है साहब, हम जीजा जी उसके, हमने 5,000 रुपये रख लिए, अब साले का लोन कराना है, लोन कराते हैं, है ना। हमें पता है ये मामला बिल्कुल ऐसा है कि जो साला है ना अलीगढ़ का ताला है, पैसे देगा पता नहीं देगा, अपनी बहन को आया कर देगा एंड टाइम पे जाके। तो अब आप समझिए कि 15,000 रुपए की फीस में तो आपको 5,000 रुपए दे गए, ठीक है सर, और 5,000 आपको मिल गए। 10,000 रुपए को लेके आपको डाउट है कि ये जो मेरा साला है ये मुझे 10,000 देगा या 10,000 रुपए नहीं देगा, अनसर्टन। आपको पता है ऐसे ही करता है, पैसे देता ही नहीं, काम करा लेता है फिर पैसे नहीं देता है बाद में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 10,000 रुपए आपके नहीं आने वाले हैं, तो फिर भाई क्यों रिकॉर्ड कर लो। बोले सर वो 5,000 जो आपको मिले, बिल्कुल बेटा 15,000 का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया, आपने पूरा काम कर दिया, 5,000 रुपए आपको मिल चुके हैं, तो 5,000 को आप एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लें। 10,000 को लेकर अनसर्टनिटी है, तो फिर देखेंगे साले साहब पैसे दे दिए या देने की सर्टनिटी हो गई तो ठीक है, और अदरवाइज खत्म कहानी, फिर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। If a transaction involve rendering of services, performance should be measured either under the complete service contract method, या तो उसमें ले लें आप पहले वाले मेथड में, और under the proportionate completion method, दोनों में से किसी मेथड में आप देख लें अपने एग्रीमेंट और टर्म के हिसाब से। Whichever relate the revenue to the work accomplished, such performance should be regarded as being achieved when no significant uncertainty, है ना, कोई भी significant मतलब कोई भी important uncertainty वहां नहीं बची है। Regarding the amount of consideration, अमाउंट को लेकर uncertainty नहीं है आपके पास, that will be derived from the rendering of the services, ठीक है। तो अमाउंट must be certain, ये चीज को ध्यान रखिए बेटा आप, ये आपने सेल ऑफ गुड एक्ट में ही पढ़ा होगा। चलिए फिर हम पढ़ते हैं आगे। यूज बाय अदर ऑफ इंटरप्राइजेज रिसोर्स यील्डिंग इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड। देखो अभी तक हमने सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स का पढ़ा, सेल ऑफ गुड्स के बाद फिर हम लोगों ने सर्विसेज को लेके पढ़ा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।
चलिए बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और कहाँ हैं हम? ये सर हम लोग यूज बाय अदर ऑफ सच इंटरप्राइजेस गिव राइज टू। ठीक है, चलिए अब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं सर? दूसरे लोग हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी वगैरह को यूज कर रहे हैं या हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको यूज कर रहे हैं। चलिए इंटरेस्ट की बात करें, चार्ज फॉर द यूज ऑफ कैश रिसोर्सेस, यानी कि आपने कैश दिया है सामने वाले को। अमाउंट ड्यू टू इंटरप्राइजेस, रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज ऑन इंपॉर्टेंट वन डे बेटा, टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट स्टैंडिंग एंड द रेट एप्लीकेबल। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए? टाइम प्रोपोर्शनेट के हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे आपने अपने दोस्त को लोन दिया, 1 नवंबर को दिया है ना, पैसे उसने कहा मैं दे दूंगा तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट को लेके आपको कोई अनसर्टेनिटी है, आपने कहा ठीक है आ जाएंगे, तो 1 नवंबर को दिया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट करंट ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर अगला है रॉयल्टी। बेटा रॉयल्टी चलती है एज पर एग्रीमेंट, क्योंकि सबके एग्रीमेंट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं रॉयल्टी में। सो रॉयल्टी चार्ज फॉर द यूज ऑफ सच एसेट्स एज नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन द एक्चुअल बेसिस इन द अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ रेलिवेंट एग्रीमेंट। तो हमें एग्रीमेंट की कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ेगी और उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रॉयल्टी की इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड सिंपल सा है सर, जब राइट टू रिसीव, कंपनी हमें डिविडेंड देगी, ये बात पक्की है। और पता है ये कब पक्का होता है? जब कंपनी अपने एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तब आपको पक्का हो जाता है कि आपको डिविडेंड मिलेगा। So reward from holding an investment in shares, revenue is recognized when owner's right to receive payment is established। यानी कि जैसे अगर मैंने मान के चलिए कि साहब मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं ना, और उससे मेरे को पता है रिलायंस हर साल डिविडेंड देता है ना। इस साल अभी तक ईजीएम हुई नहीं, मैंने पहले ही डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा हाँ आएगा तो सही, कोई दिक्कत नहीं, एस्टिमेटेड रिकॉर्ड कर लिया। सर रॉन्ग ट्रीटमेंट, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, भले आपने रेवेन्यू कम रिकॉर्ड किया हो, आपको भले ऐसा लग रहा है कि हर साल जैसे 10 रुपए का डिविडेंड आता है, आपने कहा चलो 5 तो रिकॉर्ड कर ही लो यार, 5 रुपए तो उस साल देगा ऐसे ही। आपको 5 रुपए का, आपको 1 रुपए भी रिकॉर्ड नहीं करना है। डिविडेंड आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब रिलायंस की एजीएम हो जाए और एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, या एजीएम के अलावा कंपनी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड वगैरह है तो कभी भी वो डिक्लेयर हो जाता है। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, उस डेट को आपका राइट एस्टेब्लिश होता है डिविडेंड पे। ठीक है, तो तभी रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि आगे पीछे। रेवेन्यू राइजिंग फ्रॉम यूज बाय अदर्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्सेज, यानी कि हमारे रिसोर्सेज को जब दूसरे लोग यूज करते हैं और उससे हमें इंटरेस्ट, रॉयल्टी या डिविडेंड मिलता है, शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज व्हेन नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एज टू मेजरेबिलिटी, यानी कि कितना अमाउंट है ना, मेजरमेंट उसका पक्का होना चाहिए, और कलेक्टिबिलिटी एग्जिट। तो ध्यान रखो बेटा, अमाउंट मस्ट बी सर्टन एंड अल्टीमेट कलेक्शन मस्ट ऑल्सो बी सर्टन। एक तो अमाउंट पक्का होना चाहिए कि भाई कितना मिलेगा, और नंबर टू इस बात की भी श्योरिटी होनी चाहिए कि कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, दोनों चीजें फिक्स होनी चाहिए। हाँ चलिए, अब ये जो हमने पढ़ा ये उसका एक समराइज चार्ट है बेटा, है ना, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको। चलिए अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। अनिश्चितता के बादल आ गए कि भाई पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भाई आपको देखो इसमें देखना पड़ता है कि अनसर्टेनिटी कब आ रही है, टाइम भी तो देखना पड़ेगा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी, ठीक है आपको इसमें अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी हमारे पास अगर आ तो रही है, लेकिन अनसर्टेनिटी हमारे पास कब आ रही है ये चेक करना हमारे लिए जरूरी है। अब इसका क्या मीनिंग है आप समझिए। देखिए दो चीजें आप समझिएगा, एक तो रेवेन्यू जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसको लेके जो अनसर्टेनिटी है वो सेल करते टाइम ही थी। आपने गुड सेल किया या आपने सर्विस रेंडर करी, तो आपने गुड सेल करा या आपने जो है सर्विस रेंडर करी, तो उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा सर? हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी गुड सेल कर टाइम थी। ध्यान रखिए बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर अनसर्टेनिटी जो है वो गुड्स को सेल करते टाइम ही थी, पहले से ही थी, तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना ही नहीं चाहिए, उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। ठीक है, या अनसर्टेनिटी कुछ पार्ट के लिए अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने, आपका साला है उसको लोन कराना है ना, तो लोन के लिए आप 15,000 रुपये फीस लेते हैं, साले साहब ने 5,000 रुपये दी, 10,000 रुपये का भी हमें कोई पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, उस केस में क्या करें सर हम? तो ध्यान रखिए बच्चों, उस केस में
जितना पैसा मिल गया उतना तो आप एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लें, और जितने की अनसर्टेनिटी है उसको पोस्टपोन कर दो, है ना, जब तक हमारी सर्टेनिटी नहीं हो। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सर अगर ऐसा हो कि जब हमने गुड्स वगैरह ट्रांसफर किए, सारा काम कर लिया, तब तो सर्टेनिटी थी, या हमने सर्विस सरेंडर करी तब तो सर्टेनिटी थी, बाद में अनसर्टेनिटी आ गई। जैसे आपने किसी पार्टी को गुड सेल करा साहब, है ना, आपके शहर की बहुत नामी गिरामी पार्टी, आपने उसको गुड सेल कर दिया, आपने कहा यार तो बहुत शानदार आदमी, बिल्कुल गुड सेल कर दिया, आपने उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, और उसका पैसा 2 महीने बाद आना था। 15-20 दिन बाद आपके पास न्यूज आई कि सर वो जिसको आपने गुड सेल किया था ना, उसके ऊपर तो कोर्ट में केस है, और वो इंसॉल्वेंसी की केस में आ सकता है, इंसॉल्वेंट हो सकता है, अरे मर गया, अब क्या हो गई, तो यानी कि अब चक्कर पड़ गया। तो आप समझिए अनसर्टेनिटी आई तो सही, पर अनसर्टेनिटी तब नहीं थी जब मैंने गुड सेल किया, तब तो मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, अनसर्टेनिटी तो बाद में आई है। तो बड़ा ध्यान रखिए, अगर अनसर्टेनिटी बाद में आती है, नो नीड टू वरी। अब वरी क्या, पैसा आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, पर आपको क्या करना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी अगर बाद में आई है तो उसके अगेंस्ट में आपको एक प्रोविजन बना लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट बनेगा हमारे एग्जांपल में, तो हमें उसके अगेंस्ट में प्रोविजन क्रिएट कर लेना चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी कब अराइज हुई है, ठीक है। सो व्हेन द एबिलिटी to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved. In such cases, when uncertainty relating to the collectibility arise subsequent to the time of sale or rendering of services, it is more appropriate to make a separate provision to reflect the uncertainty. Subsequent यानी कि सेल कर, गुड्स को आपने सेल किया या आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, उसके बाद अनसर्टेनिटी आई है, तो बोल रहा है इसके लिए फिर क्या करें, आप प्रोविजन बना सकते हैं। देन टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओरिजिनली रिकॉर्डेड, है ना, तो मेन सेल तो ओरिजिनल अमाउंट पे रहेगी, और जितना आपको लग रहा है पैसा डूबेगा उसके अगेंस्ट में आप प्रोविजन बना लो। नेक्स्ट है हमारा इसी में है, एन एसेंशियल क्राइटेरियन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इज दैट द कंसिडरेशन रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फ्रॉम द यूज बाय द अदर्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्सेज इज रीजनेबली डिटरमाइनेबल, यानी कि अमाउंट का पता होना चाहिए, बोल रहा है। व्हेन सच कंसिडरेबल इज नॉट डिटरमाइनेबल विद द रीजनेबल लिमिट, द रिकॉग्नाइजेशन इज रेवेन्यू पोस्टपोन, तब तक आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। कैसे, अब आप समझिए। न्यू मान लीजिए साहब आपका कोई पड़ोसी है ना, पड़ोसी को आपने कोई गुड सेल किया, ठीक है सर, हमने सेल किया, तो ठीक है, आपका एसी का शोरूम है, उसने कहा सर मैं ले जा रहा हूँ, पैसे दे जाऊंगा मैं आपको, उसने कितना लगेगा, ले लेंगे यार, बस जो सही होगा ले लेंगे। या आप मान के चलिए साहब हम कोचिंग पढ़ाते हैं कई बार, है ना, तो हम कभी भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा है, सर फीस ले लेंगे यार जो होगी, और क्या। अब आप ले तो लोगे, कितना ले लोगे भाई, ये भी तो बताओ। तो ये जब आपने वर्ड बोला हम ले लेंगे, जो सही होगा वो ले लेंगे, ये ऐसे नहीं चलेगा। सर्टेन अमाउंट कितना है और सामने वाले से तय कराओ। आपने कहा सर फीस मेरी 10,000 रुपए है, उसने कहा नहीं सर मैं तो 9,000 रुपये दूंगा। ठीक है साहब, आपने 9,000 में उसको बोला ठीक है 9,000 रुपये देना, वन टाइम देना, हो गया साहब, वन टाइम में डन हो गया, आपका डन हो गया 9,000। तभी आप 9,000 रिकॉर्ड करेंगे जब तक सामने वाली पार्टी एग्री नहीं करती। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी में अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एन इंटरप्राइजेस डिस्क्लोजर में क्या है, क्या डिस्क्लोज करना चाहिए, द सर्कमस्टेंसेस इन विच रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हैज बीन पोस्टपोन पेंडिंग द रिजोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। ये बोला डिस्क्लोजर में रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई रेवेन्यू हुआ तो है लेकिन आप अभी उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, आपने उसको पोस्टपोन कर दिया कि भाई आगे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोजर बताना चाहिए कि हमने इतने रुपए का गुड्स या सर्विसेज दे तो रखे पर अभी तक पता नहीं अमाउंट आएगा या नहीं आएगा, इसलिए हमने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड ऑन 31 मार्च 17, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या डिसाइड कर लिया, तो सर इन्होंने डिसाइड किया है टू इंक्रीज द सेल ऑफ सेल ऑफ सर्टन आइटम रेट्रोस्पेक्टिवली। ध्यान देंगे वर्ड कौन सा है, रेट्रोस्पेक्टिवली, फ्रॉम 1 जनवरी 17। ठीक है, in the view of this price revision with effect from 1 January 17, company has to receive 15 lakh from its customer in respect of the sale made from 1 January to 31 March 17। केस को समझो, गुड सेल कर रहे हो आप, जनवरी में बेचा, फरवरी में बेचा, मार्च में बेचा। मार्च में आपने कहा अरे यार ये बेच तो दिया इस प्राइस पे, इसके प्राइस बढ़ाओ पीछे से,
है ना। आप इस एग्जांपल को समझिए कि मैंने आपसे फीस तय कर ली साहब, है ना, मैंने फीस तय कर ली, मैंने कहा भाई मैं 10,000 रुपये में पढ़ाऊंगा, ठीक है साहब, कोर्स चल रहा है, 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने बाद मैं आपको फोन करके बोलता हूँ यार वो फीस 10,000 नहीं, वो तो 12,000 रुपये लगेगी। आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो, आपने तय किया था ना, 10,000 में आपने तय किया था, अब आप 12,000 रुपये बोल रहे हो, अरे सर ऐसे कैसे चलेगा। अब देखिए इसमें एक चीज आप समझिए, इसमें एक चीज समझिए कि अगर प्राइस को बढ़ाया गया है तो प्राइस को क्यों बढ़ाया गया है, कैसे बढ़ाया गया है ना। तो इसमें आप अपने कस्टमर से पैसे मांगोगे, अब इसको एज ए मुझे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है, ये चीज इस बात पे डिपेंड करती है कि ये आपका पर्सनल जजमेंट है, जैसे ऑडिट में आप पढ़ते हैं जजमेंट है कि आपको लगता है कि कस्टमर पैसे दे देंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ कस्टमर पैसे दे देंगे एंड देयर इज नो अनसर्टनिटी रिगार्डिंग द अमाउंट एंड द अल्टीमेट कलेक्शन, अगर आपको ऐसा लगता है कि अमाउंट का मेजरमेंट हो चुका है और अल्टीमेट कलेक्शन भी पक्का है, तो आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कस्टमर ऐसे पैसे नहीं देगा, तो फिर हमें इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखो क्या बोला है हमको कि अगर हम ऐसे प्राइस बढ़ा रहे हैं ना, तो प्राइस बढ़ाने की वजह से हमें 5 लाख का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। अकाउंटेंट कैन नॉट मेक अप हिज माइंड, तो अकाउंटेंट को समझ में नहीं आ रहा है वेदर टू इंक्लूड 15 लाख मिलेंगे गुड इन द सेल ऑफ 16, 17 और नॉट। तो अकाउंटेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने समझा दिया अकाउंटेंट को, देख ले भैया अगर लग रहा है कि अल्टीमेट कलेक्शन आ जाएगा और अमाउंट का मेजरमेंट पक्का है तो आप इसको सेल्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए अगर अल्टीमेट कलेक्शन को लेके आपको कोई अनसर्टेनिटी नजर आती है तो, ठीक है। तो कई बार पता है आपको ऐसा लग रहा होगा सर तो हमेशा अनसर्टन नहीं होता, देखिए ऐसे भी होता है। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो ना कि गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने कहा भाई हम तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स लेंगे और आपको देना पड़ेगा, उस टैक्स की वजह से कोर्स की फीस 10 की जगह 12,000 होगी। तो मैंने कहा भाई मैं थोड़ा ले रहा हूँ यार, ये 10 मैंने ठीक है उस टाइम जो टैक्स था मैंने 10 के हिसाब से लिया, अब गवर्नमेंट ने कहा रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे तो मैं भी 12,000 लूंगा। अच्छा ये काम जैसे मैंने किया और उन्होंने भी किया, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अल्टीमेट कलेक्शन आपको मिलेगा क्योंकि आप देख रहे हो सब लोगों ने ऐसा ही किया है, ठीक है। चलिए, सो प्राइस रिविजन वाज इफेक्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर 16-17. As a result, the company stand to receive 15 lakh from customer in respect of the sale from 1st January to 31st March. If the company is able to assess the ultimate collection with reasonable certainty, then additional revenue arising out of the said price revision may be recognized in 16-17. तो इनका कहना यह है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अल्टीमेट कलेक्शन हमको मिल जाएगा तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अदरवाइज इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, वाई लिमिटेड यूज सर्टन रिसोर्स ऑफ एक्स लिमिटेड इन रिटर्न एक्स लिमिटेड रिसीव 10 लाख एंड 15 लाख एज इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। 10 लाख का इंटरेस्ट चलता है किस पे सर, टाइम प्रोपोर्शनेट पे। रॉयल्टी कितने की, 15 लाख की चलती है एज पर एग्रीमेंट। सो फ्रॉम वाई लिमिटेड ड्यूरिंग द 16 यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर and on what basis these revenue can be recognized by X Limited। चलो जी बच्चों देखिए सर, ये रहा as per AS9 revenue arising from the use by others of enterprise resources yielding interest royalty should be recognized when no significant uncertainty as to measurability or collectionability exists। देखो ये तो है ही, एक तो अमाउंट का मेजरमेंट तो होना चाहिए, अमाउंट कितना मिलेगा, और अल्टीमेट कलेक्शन सर्टन होना ही चाहिए। ये तो हर बार आपको लिखना ही लिखना है इसमें ना। These revenue as recognized on the following, देखो इंटरेस्ट में लिखा हुआ है ऑन टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस, आया नजर, टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड द रेट एप्लीकेबल। रॉयल्टी ऑन द एक्रूअल बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म, एक्रूअल बेसिस पे है ना, ये जरूर लिखें ऑन द एक्रूअल बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ रेलिवेंट एग्रीमेंट। तो आपका जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के हिसाब से चेक करके आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए जी अगला है हमारे पास, हालांकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वैसे AS5 से रेलिवेंट है बेटा, है ना। AS9 की रेलिवेंसी कम है, AS5 की इसमें रेलिवेंसी ज्यादा है, पर चलिए है तो पढ़ लेते हैं। अ क्लेम लॉग विद द रेलवे इन March 15 द लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 2 लाख हैड बीन पास्ड फॉर पेमेंट इन March 17। तो बेटा March 15 में आपने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम किया था 2 लाख का, पैसा मिला है March 17 में कितने का, 1.5 लाख का, ठीक है। नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ द कंपनी व्हेन द क्लेम वाज लॉग। तो ये बोल रहे हैं कि जब कंपनी ने क्लेम किया था ना तब कंपनी ने कोई एंट्री पास ही उस टाइम पे नहीं की है। एडवाइस पी लिमिटेड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 17। तो बोला बताओ उसको क्या करें। अब देखिए ऐसा है
कि आपने 2 लाख रुपए का क्लेम किया था, अब आपको पता ही नहीं था कि इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी या कितना पैसा नहीं देगी। इसमें क्या देखिए 2 चीजें बनती है, मैं आपको बता रहा हूँ AS5 और AS9 दोनों तरीके से इसका आंसर आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि भाई आपने जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं किया कंपनी ने, है ना, और एक ये कि आप रिकॉर्ड करना भूल गए। 2 चीजें इसमें हो सकती हैं। हालांकि ये ऐसे मान के चलता है कंपनी कोई भूली नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगर भूल जाएगी ना तो क्या होता है, मैं एक चीज बताऊँ आपको, अगर पिछले साल की कोई अकाउंटिंग एरर है ना, जिसको आप एरर बोल रहा हूँ, फ्रॉड नहीं बोल रहा हूँ, पिछले साल की कोई अकाउंटिंग एरर है जिसका पता आपको करंट ईयर में चलता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रायर पीरियड आइटम। और प्रायर पीरियड आइटम चलता है AS5 के अंदर, उसके लिए एक डिस्क्लोजर भी आपको देना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में, बराबर है, अगर आप भूल गए तो। लेकिन हम बात करें कंपनी ने जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं किया, रीजन क्योंकि वो बोले थे सर अमाउंट को लेके हम लोग अनसर्टन है, और एज पर AS9 लिखा हुआ है कि अंटिल अनलेस अमाउंट का मेजरमेंट नहीं हो जाता, मेजरेबल नहीं है अगर अमाउंट, तो फिर उसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो आपको इसका अब जबकि मार्च 17 में मिला है तो आपको उसको मार्च 17 में ही एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो अब हम बढ़ते हैं आगे इसमें। सो सर एज पर AS9 revenue recognition state that whether the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, revenue recognition is postponed to the extent of the uncertainty involved। तो जितनी uncertainty involved है वहां तक रिकॉर्ड नहीं करें। when recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainty, it is considered as revenue of the period विच इट इज प्रॉपरली रिकॉग्नाइज। तो आप समझिए, आपने क्लेम तो 2015 में किया, आपने कहा पता नहीं है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या नहीं देगी या कितना देगी, वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हमने इसलिए वहां पे इसको छोड़ दिया था, ठीक है साहब। अब 2017 में भगवान की दया से आपको क्लेम मिल गया, तो क्लेम मिल गया तो फिर अच्छी बात है, और जब आपको क्लेम मिल ही गया है तो आपको कब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए बेटा, आपको इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए करंट ईयर के अंदर, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जिस पीरियड में मिला है बोले उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें। इन दिस केस इट मे बी assumed that collectibility of claim was not certain in the earlier period. It is supposed from the fact that only 150 were collected against the claim of 2 lakh, so the transaction cannot be taken as a prior period item। तो बोला इसको हमको प्रायर पीरियड आइटम नहीं लेना है। फिर AS5 की देखो टांगा रखी नीचे, इन द लाइट ऑफ AS5 it will not be treated as extraordinary item। इसको extraordinary item नहीं मानना है हमको। however AS5 state when item of income or expense with the profit or loss from ordinary activity are such size, nature, incidence, ये सारा बेटा AS5 का चल रहा है ना, their disclosure is relevant to the explain the performance of the enterprise for the period, the nature and the amount of the such item should be disclosed separately, accordingly nature and the amount of the item should be disclosed separately। ठीक है, तो ये हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। हालांकि ये बोला कि आपको जो आंसर है वो AS9 के हिसाब से आप इसका दे सकते हो। चलिए बच्चों, तो ये हम लोगों ने आज बात करी है इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। अब बढ़ते हैं आगे कुछ नए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग AS9 के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो जो क्वेश्चन देखिए अलग है, एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको कराता हूं, बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए हमारा क्वेश्चन इसमें है, मून लिमिटेड सोल्ड गुड्स 6,50,000 टू मिस्टर स्टार। स्टार आस्क फॉर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 53,000। ठीक है, 650 में से 53 का डिस्काउंट 597 की सेल होगी। सेम वॉज एग्रीड बाय मिस्टर मून, द सेल वॉज इफेक्टेड एंड गुड्स वर डिस्पैच। सेल इफेक्टेड होगी, गुड्स भेज दिया गया। ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स स्टार फाउंड दैट गुड्स फॉर 60,000 आर नॉट डिफेक्टिव। तो बेटा 67 का गुड्स क्या है, डिफेक्टिव है। मिस्टर स्टार ने क्या करा, रिटर्न द डिफेक्टिव गुड्स टू मिस्टर्स मून लिमिटेड एंड मेड द पेमेंट ड्यू अमाउंट ₹530। देखिए 650 का था, 53 का पहले आपने ट्रेड डिस्काउंट ले लिया, बचा 597। 597 में से 67 का सेल्स रिटर्न आपका हो गया, तो नेट कितना 530 बचा, तो 530 आपको पैसा मिल गया है। द अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर मून लिमिटेड बुक द सेल फॉर 530। डिस्कस द एक्सप्लेन कंटेंशन ऑफ द अकाउंटेंट विद रेफरेंस ऑफ AS9। देखिए आप समझिए, इन भाई साहब ने क्या करा, सेल को डायरेक्ट इस पे दिखा दिया। सर इसने डायरेक्ट क्या करा, इसने तो जो सेल है उसे 530 पे दिखा दिया। देखिए अब होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। दो चीजें डिस्कशन लायक। पहली बात तो ये कि जो डिस्काउंट दिया गया, क्या वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया? इसका मतलब ये क्या, ये डिस्काउंट सभी को दिया जाता है? हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये डिस्काउंट सभी को दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट है।
तो आपका 650 में से 53 माइनस होता, 597 पे आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था सेल्स। सबसे पहली बात, सेल्स रिकॉर्ड हो गया, बात खत्म होगी। फिर जो गुड्स वापस आया डिफेक्टिव, उसको आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करना चाहिए था, किसमें? सेल्स रिटर्न में। देखिए हालांकि सेल्स रिटर्न जो है वो अल्टीमेटली उसका बैलेंस सेल्स में ही जाता है, पर आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, सेल आनी चाहिए थी 597 पे और सेल्स रिटर्न आना चाहिए था फिर आपका 67 पे। इस तरीके से दोनों चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपसे बोलता है कि नहीं भाई डिस्काउंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो नहीं है, अब क्या करें? अगर ये डिस्काउंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो सेल फुल अमाउंट पे आती, मतलब 650 पे, तो 650 पे पूरी आपकी सेल आ जाती। अब वो जो आपने डिस्काउंट दिया, भाई क्या होता है ना, देखो समझो आप चीज को, कई बार डिस्काउंट ऐसा होता है जो हर पर्सन को ही देते हैं, तो बात खत्म, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 597 पे दिखाते हैं। लेकिन ये स्पेशल कस्टमर इसने डिमांड करी तब जाके हमने दिया, वरना हम देते नहीं, तो ये स्पेशल केस हो गया। तो ऐसे केस में सेल्स को ग्रॉस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और ये जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है और ये जो सेल्स रिटर्न है, इनको अलग से आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। हालांकि देखिए ये चीज समझिए, एक कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में, है ना। लेकिन ध्यान रखिए, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक नोट बना देंगे, सेल्स रिटर्न का नोट बना देंगे 120 का, ठीक है। इस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हालांकि मैंने आपको पूरा ही एस्पेक्ट समझा दिया, वैसे इतना बड़ा है नहीं क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं। देखिए इसको, देखिए ये तो पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है जो हम ऑलरेडी एस के अंदर पढ़ के आए हैं। एज पर एस 9, रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो, देखो लिखा हुआ है, ऑफ कैश रिसीवेबल एंड अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। हाउएवर ट्रेड डिस्काउंट एंड द वॉल्यूम रिबेट गिवन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस शुड बी डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग रेवेन्यू। तो अगर सबको ही देते हैं तो फिर आप लेस करके 597 पे दिखाई दो। Revenue from the sale should be recognized at the time of transfer of significant risk and reward if the delivery of the sale is not subject to approval from customer, ठीक है। Then the transfer of significant risk and reward would take place when the sale is affected and goods are dispatched। देखिए इस लाइन का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, जो आपका बायर है वो गुड्स को कब एक्सेप्ट करेगा? क्या उसने ऐसा बोला कि भाई आप गुड्स भेजो, पहले मैं चेक करूंगा फिर एक्सेप्ट करूंगा? अगर ऐसा प्रोविजन है कि उसने कहा पहले मैं गुड्स चेक करूंगा फिर एक्सेप्ट करूंगा, तो फिर गुड्स डिस्पैच करने पे सेल रिकॉर्ड नहीं होगा। सेल तब रिकॉर्ड होगा जब गुड्स सामने वाली पार्टी के पास पहुंच जाए, उसने पूरा चेक कर लिया, उसने फोन कर दिया हाँ सर आई एम सेटिस्फाइड, आपने गुड्स बिल्कुल सही भेजा है, तब आप उसको सेल रिकॉर्ड करेंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो फिर जब आप गुड्स को डिस्पैच करते हैं तभी आपको उसको एज ए सेल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एनालिसिस क्या बोल रहा है इसका। So in the given case, trade discount allowed by Messrs Moon Limited are given in the ordinary course of business. Messrs Moon Limited should record the sale at 597, जो मैंने आपसे कहा था 650 में से 53 लेस करके। Goods return 67,000 are to be recorded in the form of sales return. However, when the trade discount allowed by Moon is not in the ordinary course of business, अगर ये ordinary course में नहीं होता, so Moon Limited record the sale at the gross value of 650 and discount of 53 in price and return of goods of 67 are to adjust by the suitable provision. Messrs Moon Limited might have sent a credit note of 120 to Messrs Star for the adjustment. तो 120 का क्या आप क्रेडिट नोट बना के इसको भेज सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A Limited entered into a contract with B Limited to dispatch goods valuing 25,000 every month for 4 months upon the receipt of the entire payment, ठीक है। तो A को पूरा पेमेंट मिल गया 1 लाख रुपए का, 25 हजार का गुड्स देना है 4 महीने तक, ठीक है। B Limited ने क्या करा, अकॉर्डिंगली मेड द पेमेंट ऑफ 1 लाख। A Limited started dispatching the goods in 3rd month due to a natural calamity. B Limited requested A not to dispatch goods until further notice. Though A Limited is holding the remaining goods of 50,000 ready for dispatch। समझिएगा आप, 25 हजार का गुड्स 2 महीने तो आपने भेज दिया, जब 3rd महीने भेजने का नंबर था बी को, बी का कॉल आया, बोले सर हमारे यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी है, बाढ़ आ गई है या कोई भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, तो बोले सर अभी आप गुड्स तब तक मत भेजना जब तक मैं आपको कॉल नहीं कर दूं। ए ने कहा मेरे पास तो गुड्स तैयार है 50 हजार, पर ठीक है आप मना कर रहे तो मैं नहीं भेजता हूँ। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है, A Limited ने क्या करा, अकाउंटेंट 50,000 एज सेल्स एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू एडवांस रिसीव अगेंस्ट द सेल्स। क्या करा अकाउंटेंट ने, जो गुड्स भेज दिया उसको तो सेल रिकॉर्ड कर लिया, जो गुड्स नहीं भेजा
उसे एडवांस अगेंस्ट सेल्स रिकॉर्ड कर लिया है। कमेंट अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट विद रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ AS 9। देखिए चीज को समझिए, बी ने भी मना थोड़ा किया है कि गुड्स नहीं लेगा, बी ने तो आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट भी कर दिया है। देखिए हमने इस AS में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अमाउंट मेजरेबल होना चाहिए, बिल्कुल है। अल्टीमेट कलेक्शन बोले सर पहले लेके भेज दिया, और अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, अल्टीमेट कलेक्शन भी आ गया और अमाउंट भी आपका क्या है, मेजरमेंट है, यहाँ पे कंप्लीट है। अब आप समझिए डिलीवरी किसने रोकी, सर बायर ने रोकी, हमने थोड़ी रोकी, हमारी कोई गलती नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर आप पूरा 1 लाख रुपीज एज अ सेल रिकॉर्ड करेंगे। ये जो 50-50 किया हुआ है ना, ये गलत है। टोटल 1 लाख रुपीज शुड बी रिकॉर्डेड एज सेल्स। चलिए देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था, 2 चीजें होती है ना हमारे पास। नंबर 1, एक तो आपने क्या करा, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया है। Seller of the goods had transferred to the buyer property in the goods for a price, or all significant risk and reward of the ownership have been transferred to the buyer. The seller retained no effective control on the goods transferred to a degree usual associated with the ownership. And number 2, no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration will derive from the sale of the goods. चलिए एनालिसिस क्या कहता है। In the given case, transfer of the property's goods result in or coincident with the transfer of significant risk and reward ownership to the buyer. तो भाई हमने तो बायर को दे दिया ना सारा, कल को आप मान के चलो बी कल ही फोन कर देगा, हम तो कल ही ट्रांसफर कर देंगे, तो हमने तो पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको दे रखा है। Also the sale price has been recovered by the seller, पैसे भी मिल गए, hence the sale is completed, but delivery has been postponed at the buyer request. तो बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी रोकी है, हमारी थोड़ा गलती है इसमें। A Limited should recognize the entire sale 1 lakh and no part of the same should be treated as advance against sales। ठीक है, तो ध्यान रखिए पूरा का पूरा जो 1 लाख रुपए है उसे एज अ सेल रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 और 4 केसेस इसमें हैं, अलग अलग केस हैं। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, गुड्स ऑफ 60,000 सोल्ड किया कब, 20th ऑफ मार्च को, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर, ढंग से पढ़ लो, रिक्वेस्ट ऑफ बायर These were delivered on 10th अप्रैल। बेचा मार्च में है, डिलीवर अप्रैल में किया है। अभी अभी तो पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, भाई हम इसे सेल ही मानेंगे क्योंकि डिलीवरी बायर ने रोकी, हमने थोड़ी रोकी। हमने तो कब सेल कर दिया था, 20 मार्च को सेल कर दिया था, तो हमारे लिए तो मार्च की यानी कि फाइनेंशियल ईयर 14-15 की सेल मानी जाएगी। हाँ, सेलर अगर डिलीवरी रोक लेता ना बेटा, सेलर कहता है अभी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 10 अप्रैल के बाद ही दे पाऊंगा या अप्रैल में दे पाऊंगा, तो फिर आप अगले साल इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जब सेलर डिलीवरी रोकता है तब हम उसको पोस्टपोन करेंगे। बायर अगर गुड्स की डिलीवरी रोकता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 15th ऑफ जनवरी। चलिए पहले मैं इसका एनालिसिस पढ़ा दूं आपको, 4 पॉइंट है वरना भूल जाओगे आप। तो ये 2 पॉइंट तो लिख लें जो पिछले क्वेश्चन में भी थे, है ना, कि एक तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने ट्रांसफर कर दिया और एक अमाउंट को लेकर कोई अनसर्टेनिटी नहीं हुआ। चलिए केस नंबर 1, द सेल इज कंप्लीट बट डिलीवरी हैज बीन पोस्टपोन्ड एट बायर रिक्वेस्ट, सो पेपर लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द एंटायर सेल ऑफ 60 फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 15। ठीक है। नंबर 2, ऑन 15th ऑफ January 15, गुड्स ऑफ 150 वर सेंड ऑन कंसाइनमेंट ऑन द बेसिस। ठीक है, कंसाइनमेंट बेसिस पे आपने अपने कंसाइनी को दे रखे, आप कंसाइनर ध्यान रखना। 20% ऑफ द गुड्स अनसोल्ड आर लिंक्ड विद द कंसाइनी। 20% गुड्स जो है कंसाइनी के पास बचा हुआ है 31st मार्च को, इसका मतलब बाकी तो उसने बेच दिया है ना। बिल्कुल सर, क्या पूरा 1.5 लाख सेल हो गया क्या? नहीं सर, कंसाइनमेंट अकाउंट में सेल तब माना जाता है बेटा जब आपका कंसाइनी, आपका जो एजेंट है वो गुड्स किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, तब सेल माना जाता है। अभी तो गुड्स उसके पास ही रखा ना 20% से, तो 150 का 20% 30,000 क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। बाकी कितना बचा सर? बाकी बचा 1,20,000, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ सेल्स। ठीक है, लो जी बच्चों पढ़ते हैं सेकंड केस। 20% goods lying unsold with the consignee should be treated as closing inventory and sale should be recognized for 1,20,000. Conclusion, in the case of consignment, sale revenue should not be recognized until the goods are sold to a third party. तो 30,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, 1,20,000 वर्थ ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा तुम लोगों ने? चलिए मैं बताता हूँ। सेल ऑफ गुड एक्ट में हमारे पास है कि हम जब अप्रूवल पे गुड्स को भेजते हैं
तो हम इसका करते क्या है, बोले सर जब आप अप्रूवल पे गुड्स भेजते हो ना, तो या तो आपका जो बायर है, जो परचेजर है, या तो वो क्या करे, गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए अपना कंसेंट दे दे, है ना, वो बोल दे कि हाँ सर मैंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, या तो तब आप उसको सेल मान सकते हो। या फिर नंबर 2, आपने कोई अप्रोप्रिएट टाइम उसको दिया था, उसको एक फिक्स टाइम दिया था कि भाई देख इतने टाइम पीरियड में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल किया, आपने कहा भैया सर महीने भर में आप जवाब दे देना। अगर आपने सर महीने भर में जवाब दे दिया तो ठीक है, लेकिन सर अगर आपने महीने भर में जवाब नहीं दिया तो फिर उसके बाद मैं गुड्स वापस नहीं लूंगा आपसे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन हमको देखने को मिलती हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, इसमें करना क्या है। आपने कब दिया, 1 दिसंबर 14 को दिया है। द पीरियड ऑफ अप्रूवल कितना है, 3 महीने, इसका समझिए 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, 1 मार्च तक या तो जवाब आ जाना चाहिए या मेरा गुड्स वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। 3 months after which they were considered sold, buyer send approval of 75% of goods on 31st January, तो 75% तो उसने क्लियर कट अप्रूव कर लिया है। No approval or disapproval received for the remaining goods until 31st March 15, बोले सर अब क्या करें, ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है। हमारी डेट तो क्या थी, 1 मार्च थी, देखो 1 दिसंबर से हमने 3 महीने दे दे, 75%, 75% पार्ट का जवाब तो उसने पहले ही दे दिया। अब ये 25% का अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मैं कोई बैठा थोड़ा रहूंगा उसके लिए, भैया 1 मार्च निकल गई, मैं तो पूरा ही अमाउंट क्या ट्रीट करने वाला हूँ, सेल ट्रीट करने वाला हूँ। कितने का है, 1,20,000, तो बेटा 1,20,000 पूरा ही सेल मान लिया जाएगा। चलिए, so in case of goods sold on approval basis, revenue should be recognized until the goods have been formally accepted by the buyer or buyer has done an acting adopting the transaction or the time period for rejection has elapsed, रजिस्ट्रेशन करने का टाइम पीरियड ही खत्म हो गया, और where no time has been fixed a reasonable time has elapsed, अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता ना तो फिर एक रीजनेबल टाइम तक ही आपको इंतजार करना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, therefore in the case 3, revenue should be recognized for the total sales of 1,20,000 as the time period for rejection of goods has been expired, तो टाइम एक्सपायर हो गया है, इसलिए पूरा 120 आपको सेल मानना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम अबाउट गुड्स कंपनी हैज मेड अ कैश सेल ऑफ 780, ट्रेड डिस्काउंट 5% वाज अलाउड ऑन द कैश सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट है। You are required to advise the accountant of with the valid reason the amount to be recognized as revenue in the given cases for AS9, also determine the total revenue recognized, ठीक है। तो इसका 5%, 780 का 5%, 39,000 माइनस कर दें, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि डिस्काउंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जाता है, तो 39 माइनस करेंगे तो बचेगा 7,41,000। तो आखिरी पॉइंट में हमको सेल रिकॉर्ड करना चाहिए 7,41,000। चलिए ये रहा। Trade discount given should be deducted in determining value. Thus 39,000 should be deducting from the amount of turnover of 780 for the purpose of recognition of revenue. Thus revenue should be 7,41,000, ठीक है बेटा। अब टोटल रेवेन्यू अगर हम निकालें कितना आएगा, सर पहले पॉइंट का 60, दूसरे का 120, तीसरे का भी 120 था और आखिरी का 741। देखो बेटा ये आपका 60, 120, 120 और 741, टोटल रेवेन्यू कितना, 10,41,000 रुपीज का हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल इन मैन्युफैक्चरिंग फाइन पेपर रोल। चलिए देखो सबसे पहले क्या हुआ, डेट के हिसाब से आप देखते चलिएगा। रॉ मटेरियल आपने खरीदा है 15 जनवरी को, कितने का, कॉस्ट 1 लाख है ना, एनआरवी 80,000 है, कोई बात नहीं। 20 जनवरी को क्या करा, ये WIP 1 तक पहुंच गया, कॉस्ट 120 लगी, एनआरवी 120 है। आगे रफ एंड थिक पेपर बन गया, यानी कि WIP 2 1.5 लाख की कॉस्ट है, एनआरवी 180 है। नेक्स्ट फाइन पेपर रोल बन गए, 180 कॉस्ट है, 350 इसका एनआरवी है। रेडी फॉर सेल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, रेडी फॉर सेल है 180 का और 350 का। 15 मार्च और भी इंपॉर्टेंट है, सेल एग्रीड एंड इनवॉइस रेस, हमने सेल करा और हमने इनवॉइस बनाया, 2 लाख रुपए की कॉस्ट है, 1.5 लाख रुपए का एनआरवी है,
फिर आपने हालांकि डिलीवर कब किया, 2 अप्रैल को डिलीवर किया एंड पेड कितने हुए, 3.5 लाख। एक्सप्लेन द स्टेज ऑन विच यू थिंक रेवेन्यू विल बी जनरेटेड एंड इंस्टेड हाउ मच वुड बी द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च 16। ठीक है, ऑन दिस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एएस ने। देखो बड़ा सिंपल सी बात है ना, ऐसे ही नजर आ रहा है। 15 मार्च देखो रेडी टू सेल तो हो गया, तो रेडी टू सेल हुआ तो उस दिन तो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट था 20 फेब को। आपने कब बेचा, 15 मार्च 16 को। देखो उसमें लिखा हुआ है सेल एग्रीड हो गई, इनवॉइस रेस, बिल बन चुका है। बिल बन चुका है यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है, अमाउंट सर्टन हो चुका है। इट शुड बी कंसीडर्ड एज द सेल फॉर द करंट पीरियड। और सर हमने कितना कमाया, सर हमने इससे कमाया है 1.5 लाख रुपए। तो बेटा 15 मार्च को इसको सेल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। देखिए 2 कंडीशन वापस पुरानी लिखी हुई है, हम सीधा अब एनालिसिस पे चलते हैं। Thus the sale should be recognized only when the following 2 conditions are satisfied. The sale value is fixed and determinable. Property of the goods is transferred to the customer, है ना, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने ट्रांसफर कर दिया है। Conclusion, both these conditions are satisfied on 15th March when the sale are agreed upon at a price and goods are allocated for delivery purpose. Though the invoice, the amount of net profit 150 would be recognized for the year ending 31 March 16। यानी कि इस साल इसको हमें एज अ सेल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3 का कॉपी है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा 6 वाला। ऐसे ही 7 वाला जो है वो 4th का कॉपी है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सरिता पब्लिकेशन। चलिए तो पब्लिकेशन की बात है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो न्यूज़पेपर में हम लोग ऐड वगैरह देते हैं ना, या किसी मैगजीन में आप ऐड देते हो, तो सर ये न्यूज़पेपर वाले इस ऐड को रिकॉर्ड कब करते हैं, कब इसे इनकम मानते हैं। तो ध्यान रखिए, इसे इनकम तभी माना जाता है जब आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो पब्लिक के सामने पब्लिश हो जाए, पब्लिक के सामने पब्लिश हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी डेट पे आपने एडवर्टाइजमेंट दिया पेपर में, है ना, 1 मार्च को आपने ऐड दिया। अब 1 मार्च को आप मान के चलो साहब अर्थक्वेक आ गया, पेपर उस दिन आया ही नहीं, छपा ही नहीं। 10 दिन बाद 11 मार्च से पेपर छपना चालू और आपका ऐड 11 मार्च को लगाया गया। तो ध्यान रखें, वो जो पब्लिशर है, जो न्यूज़पेपर वाला है, वो उसे इनकम 11 मार्च के अकॉर्डिंग लेगा, ना कि 1 मार्च के अकॉर्डिंग। भले ही पैसे भले ही पहले मिले या बाद में मिले, देखो अमाउंट सर्टन होना चाहिए, अल्टीमेट कलेक्शन उसका सर्टन होना चाहिए, है ना। भले ही बाद में मिले या पहले मिले, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए तो चलते हैं पब्लिकेशन हाउस की तरफ, क्या बोल रहे हैं ये। सरिता पब्लिकेशन पब्लिश अ मंथली मैगजीन ऑन 15th एवरी मंथ। 15 हर महीने की 15 तारीख को मैगजीन आती है। सेल एडवर्टाइजमेंट डिस्प्लेस इन द मैगजीन टू एडवर्टाइजर ऑन द टर्म ऑफ 80% ऑफ द पेबल इन एडवांस। 80% पैसा पहले लेते हैं, बैलेंस विद इन द 30 days टू रिलीज द पब्लिकेशन। और जैसे ही वो आपका ऐड आ जाएगा मैगजीन में, उसके 1 महीने बाद बाकी बचा हुआ 20%। ठीक है। द सेल ऑफ स्पेस फॉर March 14 इशू। तो मार्च 14 में जो इशू आने था उसके लिए हमने फरवरी में ही स्पेस बेचना चालू कर दिया ना बेटा। द मैगजीन वॉज पब्लिश ऑन शेड्यूल डेट एंड दे रिसीव 240। तो कब मिल गया, 10th मार्च को। और 6 डाउन कब मिला, 10th अप्रैल को। यानी कुछ पैसा 13-14 में मिला है, कुछ पैसा 14-15 में मिला है फॉर द March 14 इशू। Discuss in the context of AS9 the amount of revenue to be recognized and treatment of the amount received from the advertiser for the year ending 14. What will be the treatment if publication is delayed till 2nd of April? समझ रहे हैं आप बात को, समझो। जैसा कि मैंने आपको बोला, अमाउंट रिसीव होने से तो हमें मतलब ही नहीं है। देखो अमाउंट सर्टन होना चाहिए, है ना, मतलब उसका मेजरमेंट कंप्लीट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अल्टीमेट कलेक्शन फिक्स होना चाहिए। कब मिला इससे मतलब नहीं है। अब आप समझे, मार्च एडिशन था, 240 मार्च में मिल गया, 60 अप्रैल में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च का एडिशन अगर मार्च में ही आ गया, पब्लिश हो गया, तो ये पूरी इनकम जो 3 लाख रुपए की है, ये मार्च में ही एज ए इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। सेकंड पार्ट, अगर आपकी मैगजीन का पब्लिकेशन डिले हो गया और मैगजीन का पब्लिकेशन कब आया, 2 अप्रैल को आया, तो 2 अप्रैल लगते तो फाइनेंशियल ईयर बदल गया और 2 अप्रैल है 14। तो फिर उस केस में अगर 2 अप्रैल को मैगजीन छपेगा तो पूरा 3 लाख का रेवेन्यू अगले फाइनेंशियल ईयर 14-15 में माना जाएगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में मैगजीन को पब्लिश किया गया है। ठीक है। तो चलिए हम कंक्लूजन पे चल रहे हैं। प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया है ना, जब पब्लिकेशन आता है तब, या चलो मैं पढ़वा भी देता हूं, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये लीजिए।
As per AS9, in a transaction involving rendering of services, performance should be measured either under the complete services contract method, under the proportionate completion method as the service performed, whichever relate to the revenue and the work accomplished. Analysis: in the given case, income accrue when the related advertisement appear before the public. Public के सामने आपका ऐड आ जाना चाहिए. The advertisement service would be considered as performed on the date of advertisement is seen by the public. Hence, revenue is recognized on the date, in this case 15th of March, the date of publication of the magazine. Conclusion: complete 3 lakh is recognized as income in the financial year March 14, यानी कि 13-14 जो आपका ईयर है वहाँ रिकॉर्ड करेंगे. The term of payment are not relevant for consideration in the date of which the revenue is recognized. 60,000 treated as the amount due from advertisement and 240 will be received as a payment. तो कुल देखो सिंपल सी बात है, 240 आपको मिल गया, कैश में आ जाएगा, और 6,500 रुपए लेने ना, उसके लिए बोला. उसको कैसे दिखाएंगे? ट्रीटेड एज अमाउंट ड्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजर यानी कि जैसे आप डेटर से पैसा लेना होता है ना, वैसे हम दिखा देंगे भाई 60 हमको लेना है, पर 3 लाख की इनकम तो 13-14 में आएगी. नीचे नोट लगा के अगला पॉइंट पढ़ेंगे. However, if the publication is delay on 2nd of April 14, revenue recognition also be delay till the advertisement get published in the magazine. In that case, revenue of 3 lakh will be recognized for the year ending 31st March 15. यानी कि देखो साल बदल गया, फाइनेंशियल ईयर 14-15 में चला गया. After the magazine published on 2nd of April, the amount received from sale of advertisement space on 10th of April 240 will be considered advance from advertiser on 31st March 14. ऐसे लायबिलिटी लिखा जाएगा फिर आपकी. जैसे क्या होता है, आपको मान के चलो कि डेटर से एडवांस पैसा मिल जाता है ना, एडवांस फ्रॉम डेटर, तो आपके लिए एज ए लायबिलिटी होता है. तो ये भी एज ए लायबिलिटी आपको दिखाना पड़ेगा कि 240 हमको रिसीव हो गया है एडवांस फ्रॉम एडवर्टाइजर. ठीक है, 240. चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे. R Limited sold goods through his agent as per the term of sale. Consideration is payable within 1 month. In the event of delay in payment, interest is chargeable 10% per annum from the agent. देखो ऐसा है, आप एजेंट के थ्रू गुड्स बेचते हैं, पैसा उससे लेते हैं, और अगर वो डिले करेगा तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? 10%. The company has not realized, ये बड़ा काम की लाइन है, not realized interest from the agent in the past. भूतकाल, पास्ट हमको ये बता रहा है कि पहले भी कंपनी ने ऐसे कई बार इंटरेस्ट लगाया, पर वो एजेंट से इंटरेस्ट आप ले नहीं पाते हो. ठीक है. फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 17, इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम एजेंट बिकॉज डिले इन द पेमेंट अमाउंट ₹5 लाख. इस साल भी यही हो रहा है, इंटरेस्ट निकल रहा है एजेंट की तरफ कितना? 5 लाख रुपए का. अकाउंटेंट ऑफ आर लिमिटेड ने इस बार क्या करा? बुक 5 लाख एज इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर एंडिंग March 17. अकाउंटेंट का इस बार तो मैं लेके रहूंगा, कर दी उसने बुक इनकम. Examine and discuss the contention of the accountant with reference to AS9. समझो मेरे भाइयों बहनों, वो ये, अरे आज तक तो तुम मुझसे रिसीव कर नहीं पाए, अब कैसे रिसीव कर लोगे भाई? तो एक चीज आप समझें, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड हमारा ये कहता है कि हम आज तक एजेंट से इंटरेस्ट कभी भी रिकवर नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज आप इसको इस साल भी एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करें until unless amount is measurable. अमाउंट मेजरेबल हो, चलिए वो तो 5 लाख है, बट द अल्टीमेट कलेक्शन विल बी सर्टन. क्या अल्टीमेट कलेक्शन सर्टन है? आपको लगता है एजेंट इस साल दे देगा? सर आज तक तो दिया नहीं, तो बेटा पास हिस्ट्री भी ये बोलती है जब आज तक ही नहीं दिया तो इस साल कैसे देगा? तो मोर प्रॉपर तो ये रहेगा कि इसे आप एज ए इनकम रिकॉर्ड नहीं करें. दैट विल बी मोर प्रॉपर फॉर यू. देखिए इसमें हमारे पास है एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन वेयर द एबिलिटी टू असेस the ultimate collection with the reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim. Revenue recognized is postponed to the extent of uncertainty involved. है ना? तो बेटा जब तक रेवेन्यू आपका सर्टन नहीं है, उसकी अल्टीमेट कलेक्शन सर्टन नहीं है, उसको आप पोस्टपोन कर दें. In such a case, revenue is recognized only when it is reasonably certain that the ultimate collection will be made. Ultimate collection ले लिया जाएगा, जब तक ऐसा नहीं हो जाए तब तक रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करें. एनालिसिस क्या बोलता है? इन दिस केस कंपनी नेवर रियलाइज इंटरेस्ट फॉर द डिले पेमेंट मेड बाय द एजेंट. Hence, based on the past experience, the realization of interest for the delay payment by the agent is very much uncertain. The interest should be recognized only if ultimate collection is certain. Ultimate collection certain हो तभी रिकॉर्ड करो यार. Therefore, interest income 5 lakhs should not be recognized in the books for the year ending 31st March 17.
कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन ये है, दस द कंटेंशन ऑफ अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट। जोश में आ गया हमारा, अकाउंटेंट इनकम रिकॉर्ड कर ली बेचारे ने। हाउएवर इफ द एजेंट हैव एग्रीड टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ एजेंट बोलते कि हाँ सर बस आज तक नहीं दिया, इस साल पर आपको मैं ये देके जाऊंगा इंटरेस्ट, and there is an element of certainty associated with this received, the accountant is correct regarding booking of 5 lakh as interest amount। तो अगर उसने बोला है कि हाँ मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तभी आप उसको एज ए इनकम रिकॉर्ड करें, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम पब्लिकेशन वाला अभी भी करके आए हैं बेटा, ठीक है। और इसका जो अगला क्वेश्चन है 11, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए बच्चों, तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा हम लोगों का AS9 और उसके हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए। चलिए, तो टाइम हो गया अब आज की क्लास को वाइंड अप करने का। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें और किसी भी डाउट के केस में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल, बाय बाय।